विश्व के पहले वैज्ञानिक फर्स्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड तथागत बुद्ध, करुणा के सागर अरे और ग्रेट ह्यूमैनिटी फैक्ट जिसमें थी वो तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, द ग्रेट किंग इन द वर्ल्ड, द एम्पायर सम्राट अशोक, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा। इन्होंने जो विश्व में सबसे जो एकमेव ग्रंथ है जो विज्ञान के कसौटी पर, तर्क बुद्धि के कसौटी पर जो 100% सही उतरता है, वैसा धम्म का ओरिजिन जो बुक जिन्होंने लिखा द बुद्धानिक धम्मा, ऐसे महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को आगे बढ़ने के लिए उनके पीछे ढाल की तरह साथ दिया, खुद का समर्पण किया। ऐसी त्याग की मूर्ति माता रमाई, सभी बहुजनों के महामानव सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के धम्म वर्ग में आप सबका मन से स्वागत करते हुए मैं इस धम्म वर्ग की को प्रारंभ करता हूँ, शुरुआत करता हूँ। तो आज का विषय है जीवन विकास का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ लाइफ इवोल्यूशन। तो एक ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत यूनिवर्सल है, ये सिद्धांत नेचुरल है, यूनिवर्सल है। इस सिद्धांत को पूरे दुनिया में मानना ही पड़ता है। इसी सिद्धांत के अनुसार पूरे दुनिया में काम होता है, वर्क होता है। इसीलिए ये सिद्धांत हर इंसान को लागू होता है। हर एक इंसान को इस सिद्धांत के बारे में जानकारी होना ये बहुत महत्वपूर्ण है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमने इस विषय को आज स्टार्ट किया, शुरुआत किया। इस विषय के बारे में हम जानेंगे और इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, यहाँ पर चर्चा भी की जाती है और आपको मौका भी मिलता है अपने विचार यहाँ पर रखने का। ऐसा कोई मंच नहीं कि जहाँ पे मौका मिलता है, यहाँ पे आप सबको मौका मिलता है, अपने विचार आप प्रकट कर सकते, रख सकते हैं। तो जीवन विकास के सिद्धांत में 3 प्रमुख मुद्दे आते हैं। एक मुद्दा आता है अस्तित्व। पहला मुद्दा आता है अस्तित्व। पहले हमें सबको अस्तित्व क्या चीज है, अस्तित्व की व्याख्या, अस्तित्व की डेफिनेशन, एवरी मस्ट बी नो द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। अस्तित्व की व्याख्या सबको पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। सेकंड टॉपिक है उसका अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस। तो स्ट्रगल है
हर एक को अपना अस्तित्व बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, एवरी मैन यू शुड बी ट्राई फॉर सेफ योर लाइफ, सेफ योर एग्जिस्टेंस। तुम्हारा अस्तित्व बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हर एक को स्ट्रगल करना पड़ता है। और स्ट्रगल दो प्रकार का होता है, और दो प्रकार का स्ट्रगल हर एक को करना पड़ता है। एक अपने आप से स्ट्रगल करना पड़ता है, और दूसरा बाहरी लोगों से, बाहरी जो विपत्ति आती है उससे भी स्ट्रगल करना पड़ता है। और तीसरा जो महत्व का मुद्दा है, योग्यतम का जीवित रहना। इस संघर्ष में, स्ट्रगल में जो भी योग्यतम है, हु इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, हु इज द फिटेस्ट फॉर द स्ट्रगल, स्ट्रगल के लिए जो फिट है, जो योग्य है, वही स्ट्रगल में टिक पाएगा। जो स्ट्रगल में फिट नहीं है, जो इंसान स्ट्रगल नहीं कर सकता, वो टिकेगा क्या? उसको वॉकआउट किया जाएगा, उसको दीवार के बाहर फेंका जाएगा। ये तो इसी प्रकार ये टॉपिक है योग्यतम का जीवित रहना। ओनली ही विल सर्वाइवल, ओनली ही विल सर्वाइवल इफ ही इज ए फिटेस्ट। अगर वो फिटेस्ट है, अगर वो बुद्धिमान है। फिटेस्ट यानी दो प्रकार का फिटेस्ट, एक शारीरिक और एक मानसिक रूप से जो फिट है वो टिका रहेगा, नहीं तो क्या होगा? आउट हो जाएगा। और फिर चौथा जो है, संघर्ष की पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड ऑफ द स्ट्रगल। ये संघर्ष किस तरह से होता है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, किस लिए एग्जिस्टेंस के लिए संघर्ष किया जाता है, वो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा, इसके बारे में चिंतन करना पड़ेगा। तो ये मैंने साधारणतः ये 4 पॉइंट निकाले हैं जीवन विकास के सिद्धांत के लिए। अपने पास एक ही था जीवन विकास का सिद्धांत, लेकिन उसके मैंने सब्जेक्ट बनाए, विषय बनाए, और विषय में क्या पढ़ाने का वो मैंने तैयार किया, किस तरह से पढ़ाने का, एक सब्जेक्ट बना करके उसको क्लास में कैसा रखा जाए ताकि लोगों को समझे। मैं अगर सिर्फ जीवन विकास का सिद्धांत आपको बताया मैंने, तो आपको समझेगा नहीं। उसके पार्ट करके, छोटे छोटे टुकड़े करके, उसको डिवाइडेशन करके समझाने के बाद में हर एक पार्ट उसका अगर समझता है तो पूरा सब्जेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो ये एक टेक्निक है, इसलिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। ये टेक्निक है कि एकाधिक कठिन विषय है जो समझने के लिए हार्ड है, कठिन है, उसके छोटे छोटे टॉपिक बनाना। छोटे छोटे, जितने छोटे टॉपिक बना सकते हैं, सब्जेक्ट और उसके उप सब्जेक्ट, यानी छोटे छोटे, तो उसको इतना बारीकाई से छोटे छोटे करेंगे तो हर एक टुकड़ा समझेगा, तो पूरा विषय समझेगा। एकदम पूरा सब्जेक्ट आप समझने की कोशिश करेंगे तो समझेगा नहीं। तो यही है सही में स्टडी करने की, टैक्ट अभ्यास करने की, यही है सही में ये पद्धति, मेथड। बराबर है। अस्तित्व का मतलब है अपने मूल गुणधर्म। अब ये भी समझने की बात है, व्हाट इज द फंडामेंटल एग्जिस्टेंस, फंडामेंटल लॉ क्या है। हर एक का जो मूल गुणधर्म, हर एक के मूल गुणधर्म होते हैं, जिसको फंडामेंटल रूल्स, हर एक चीज के गुणधर्म है।
चीज में गुणधर्म होते हैं, इसलिए उसका यूटिलाइजेशन होता है। अगर कोई चीज में गुणधर्म रहेंगे नहीं तो उसका यूटिलाइजेशन कैसा होगा? यूटिलाइजेशन कर ही नहीं सकते। तो हर एक चीज में वो उसमें उसके अंदर कुछ गुणधर्म होते हैं, उस गुणधर्म को हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे जो कंट्रीज है, जैसे जापान है, चाइना है, जो अभी डेवलप हो रहे हैं, अभी डेवलप यानी हो गए वो, इट इज द डेवलप कंट्री। तो वो डेवलप हो गए, क्यों हो गए? उन्होंने हर एक चीज के गुणधर्म के बारे में डिटेल अध्ययन किया, डिटेल संशोधन किया। दे रिसर्च इन डीपली इन एवरीथिंग, हर एक चीज में, एवरी मेटल, हर एक धातु में उन्होंने। जैसे शुरू में जापान के पास में लोहा नहीं था, उसके पास में जापान में के साथ में पास में लोहा नहीं था, तो अपने इंडिया से लोहा लोकन जो है ना, बेचते हैं लोहा लोकन, तो लोहा लोकन से वो लोहा खरीदता था, वो भी कम कीमत में, बहुत कम कीमत में। लोहा खरीदने के बाद में उसके लोहा का उसके स्टील में रूपांतर करके उसके वाच बनाएगा, रेडियो बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉनिक बनाता था। इतनों से लोहे के टुकड़े का एक चीज बनाते थे, तो उससे जो फेंक देने लायक लोहा था, लोहे का टुकड़ा था, अगर उस फेंकने के लोहे के टुकड़े को अगर हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके, प्रोसीजर करके उसको उसमें गुणधर्म लाते हैं, उनमें यूटिलिटी लाते हैं, तो वो चीज अपने उपयोग में आएंगी, सबके उपयोग में आएंगी। ये तो बुद्ध के सिद्धांत है कि उसको प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बोलते हैं, कि एक चीज नष्ट होते हुए दूसरी चीज निर्माण करने की क्षमता जो होती है उसको प्रतीत, लॉ ऑफ डिपेंडेंट। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी होती है। जैसे खाद है, अब अपन फेंकते इधर उधर, गंदगी फेंकते हैं, उसको अगर उसका कंपोस्ट बनाए, कंपोस्ट, तो वो ज्यादा फसल दे सकता है, ज्यादा अनाज पैदा कर सकता है। तो फेंकने की चीज है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन, क्योंकि वो चीज में उसका फंडामेंटल लॉ यानी उसमें वो गुणधर्म है जो हम लोगों को पता नहीं। इनमें क्या गुणधर्म है अभी इनको पता नहीं, मेरे में क्या गुणधर्म है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बन सकता हूँ, इसलिए पूरी जिंदगी सोने में चले जाती, क्योंकि उसको खुद को नहीं पहचाना उसने कि मैं क्या चीज हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे में क्या है, मेरे में कौन से गुणधर्म है, मैं कहाँ तक बढ़ सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। इंसान तो दुनिया को चलाने वाला इंसान ही है, लेकिन बहुत से लोगों को खुद को पहचानते नहीं, खुद के अंदर जो क्वालिटीज है, गुणधर्म है, वो क्वालिटीज वो नहीं समझने के कारण उनका जिस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए वो खुद का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं समझा। सही है? तो पहले जो अस्तित्व, हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा व्हाट इज द एग्जिस्टिंग पावर, हमारे में अस्तित्व क्या है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे में कौन से गुणधर्म है, हमारे में कितनी क्वालिटीज है। इंसान में इतनी क्वालिटीज है कि इंसान खुद स्वयं नहीं समझ पाता कि उसमें कितनी क्वालिटीज है। ईश्वर में कोई क्वालिटीज नहीं, ईश्वर को बनाने वाला तो भगवान, भगवान की ईश्वर को बनाने वाला इंसान है। ईश्वर को प्रसिद्धि लाने वाला, उसकी पूजा करने वाला, उसके लिए मंदिर बनाने वाला, उसको तराश के मूर्ति बनाने वाला सब इंसान ही है। वो खुद कुछ नहीं कर सकता। क्या करता है भगवान, क्या करता है? कुछ है उसके पास? उसको जो कुछ है वो मैन मेड है, इंसान उसको तैयार करता है, उसको
एक पत्थर से भगवान बनाने का काम इंसान करता है। नहीं तो अगर इंसान ने वो काम नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसका वैल्यू 0 है। गॉड का वैल्यू 0 है। इंसान उसको 0 से 100 बनाता, इसलिए श्रेष्ठ कौन है? इंसान है। लेकिन इंसान को मालूम नहीं कि मेरे में क्या गुण धर्म है। ही इज अननोन हिज क्वालिटी, वो अननोन है, उसको मालूम नहीं मेरे में क्या क्वालिटी है। इसलिए उसने जिंदगी अपनी इतनी क्वालिटी है, अगर उसने इंसान ने 1% क्वालिटी भी उसने यूटिलाइजेशन किया तो आगे बढ़ सकता है। इतनी असंख्य उसको बोलते हैं, गिन नहीं सकते, इतनी क्वालिटीज इंसान में है। वो पत्थर को भगवान भी बना सकता है और भगवान को पत्थर भी बना सकता है। किसी का इतना भला कर सकता है जिंदगी में, वो सोचेगा भी नहीं, इतना भला कर सकता है, और किसी का नुकसान भी कर सकता है। सब इंसान के हाथ में है, लेकिन इंसान को समझते नहीं हम लोग। इंसान को जो दर्जा देना था, इंसान को जो समझना था, वो हमने नहीं समझे। इसलिए बाबा साहब ने समझा, किसी ने नहीं समझा। इंसान का दर्जा, इंसान क्या होता है, ये किसी ने नहीं समझा, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने समझा। इसलिए बाबा साहब ने अपने धम्म का केंद्र बिंदु किसको रखा? इंसान। ईश्वर परमेश्वर को नहीं रखा। रखा क्या? नहीं रखा। इसलिए आज से, अभी से हम समझ लो, अभी से हमको समझना है कि मेरी क्वालिटी क्या है, मैं क्या हूं, मैं क्या कर सकता हूं। तो इसलिए बाबा साहब ने कहा कि धम्म का केंद्र बिंदु इंसान है, यानी इंसान को पूरे दुनिया में कोई समझने वाला इंसान होगा, व्यक्ति होगा, तो सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर है। इंसान के सामने विहार कुछ नहीं, मूर्ति कुछ नहीं, बुद्ध की मूर्ति कुछ नहीं, विहार कुछ नहीं, भिक्खु कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। इंसान से, वो भी साधारण इंसान। एक साधारण इंसान को बाबा साहब ने इतना महत्व दिया, लेकिन हम अपने अपने शरीर के महत्व को, अपने मानसिक एनर्जी को, अपने बॉडीली एनर्जी को हम नहीं समझ पाए कि हमारे में कितनी एनर्जी है, हमारे में कितनी ताकत है। वी कैन नॉट नो, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि कितनी एनर्जी है। इसलिए अस्तित्व ये है कि अपने मूल गुणधर्म को समझना जरूरी है। नहीं समझता तो भी जितने उसमें मूल गुणधर्म है, जितनी उसमें क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज के अनुसार वो अपना ध्येय पूर्ति, किसी का, सबका अलग अलग ध्येय होता है, अलग अलग उसका गोल होता है, उसका अलग अलग एम होता है। तो अपने एम को पूरा करने के लिए जो कंटिन्यूसली अपने गुणधर्म के अनुसार कार्यरत रहता है, वो उसका अस्तित्व हो गया। वर्किंग कंटिन्यूसली एग्जाम्पल द्यायचं झालं की डायनासोरच्या काळात डायनासोर खूप इंटेलिजंट होते, पण मॅमन सर्वाइव्ह केले त्यावेळेला ते एक्झिस्ट करू शकत होते, आणि त्यांनी म्हणजे कीप वर्किंग कंटिन्यूअसली टू फुलफिल अवर गोल. जे आपला गोल आहे, ते जे ध्येय आहे ते साध्य करण्यासाठी वर्किंग कंटिन्यूअसली. सो आता ध्येय ते फंडामेंटली असू शकते. बंदे जी आप ट्राई करो, अभी भी नहीं समझ पाए हम लोग। यानी खुद का विकास, खुद की जो पावर है वो उसके बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, स्वयं को काबिल बनाना चाहिए और खुद को सिद्ध भी करना चाहिए अस्तित्व, और स्वयं की चेतना जो है उसमें भी भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही व्याख्या है। बंदे जी सांगा, राहुल बंदे जी, बहुत एक्यूरेट व्याख्या है।
जीवन विकासाचा सिद्धांत त्याचे जे 4 पॉइंट्स बनवलेले आहेत. त्या 4 पॉइंट्स मध्ये अस्तित्व हा एक सिद्धांत तो पॉइंट्स आहे. तो पॉइंट संकलित आहे की माणूस जन्मल्यानंतर जो संघर्ष करायला जातो किंवा समाजामध्ये वावरायला लागतो आहे तेव्हा त्याला त्या समाज व्यवस्थेमध्ये टिकून राहणं हे त्याला महत्त्वाचं आहे. आणि जर टिकून जर राहणार नाही तर अस्तित्व संपतं. आणि म्हणून ते अस्तित्व टिकून राहण्यासाठी त्याला त्या समाजातल्या कोणत्या गोष्टींसोबत सामना करावा लागेल. तर त्या अनेक गोष्टी आहेत सांगितल्या आणि आपण त्याला डेव्हलप करतो. तर त्याला ह्या समाज व्यवस्थेमध्ये जसं एज्युकेशन्स आहे, एज्युकेशन्स मध्ये त्यांना अग्रगण्य स्थान घ्यावं लागेल. समाजातल्या ज्या चालीरीती आहेत त्या समजून घ्यावं लागेल, त्याला टिकून राहावं लागेल. नैतिकता जी बाब आहे, जे शिक्षण आहे, एज्युकेशन आहे, प्रज्ञा आहे, करुणा आहे, त्या त्याला आत्मसात करावं लागेल. आणि त्या आत्मसात करून एक नैतिकता माणसामध्ये डेव्हलप करावं लागेल. हे त्याला अस्तित्व त्याचं स्वतः बनवावं लागेल. म्हणजे तेव्हा तो त्याला जीवन जगण्यासाठी तो सिद्धांत जो आहे अस्तित्वाचा तसं स्वतःचं अस्तित्व त्याला डेव्हलप करावं लागेल मनुष्याला. तेव्हा तो या व्यवस्थेमध्ये एक तारून सामक दिसू शकतो. बरोबर. तुम्ही साहेब गेडाम साहेब अस्तित्व का मीनिंग यानी अपनी मेरे हिसाब से आपने समझाया. पर ये जो इसमें पृथ्वी के निर्माण में अपना जो जन्म हुआ है, जन्म से मृत्यु तक के आपको क्या करना है, ये अपने आप को डेवलप करने के हिसाब से तो आपको उसका डेवलप करना चाहिए. बिल्कुल. हाँ. As you say, human have lots of quality, but ते प्रत्येकाला आपली क्वालिटी समजून जे आपल्यामध्ये क्वालिटीज आहेत किंवा ह्युमन बिंग्स मध्ये ज्या काही क्वालिटीज आहेत त्या आपल्या क्वालिटीला समजून त्याच्यावर कंटिन्युअसली वर्किंग करत राहणं आणि आपल्या स्वतःला एस्टॅब्लिश करणं.